हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है 2020 की तरह ही 2021 में एक बार फिर लॉकडाउन, सभी स्टूडेंट घर बैठे हैं, क्लासें हो नहीं रही है, स्कूल लग नहीं रही है, 12th क्लास की परीक्षा होने वाली है। तो क्यों न इस आपदा को हम अवसर में बदलें। तो मैंने निश्चय किया है कि एक बार फिर से आपके लिए कॉमर्स की क्लासेस शुरू की जाए। 12th क्लास का सिलेबस है। उस 12th क्लास के सिलेबस में मुख्यतः आपके पास पार्टनरशिप और कंपनी दो ऐसे चैप्टर है जो काफ़ी सारे सिलेबस को कवर करते हैं, और साथ ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो हम एक एक करके पार्टनरशिप, कंपनी और 12th क्लास के जितने भी सिलेबस है पूरे सिलेबस को हम कवर करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे। देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कोई फायदा हुआ हो, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अपना टॉपिक है साझेदारी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्टनरशिप। सबसे पहले हम जानेंगे साझेदारी का अर्थ यानी मीनिंग। क्या है साझेदारी? साझेदारी देखो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य उस पारस्परिक संबंध को कहा जाता है जो उस व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए एक अनुबंध करते हैं, जिस व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार का संबंध है, वो संबंध ही क्या कहलाता है? साझेदारी यानी पार्टनरशिप कहलाता है। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन ऑल पार्टनर्स। और कैसा रिलेशन? जो उनके बीच एक कॉन्टैक्ट हुआ है, उस कॉन्टैक्ट बेस का रिलेशन है। और उस कॉन्टैक्ट में क्या है कि जो बिजनेस वो करने वाले हैं, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उस बिजनेस का जो संचालन है, ऑपरेशन है बिजनेस का, वो ऑपरेशन या तो सारे पार्टनर करते हैं या सारे पार्टनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस व्यक्ति को इसका ऑपरेशन करने का दायित्व सौंपा जाता है। तो ये साझेदारी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और की आर्टिकल है आर्टिकल 4 में इसका वर्णन किया गया है। देखो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप के लिए इंडिया में बना है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और 1932 एक्ट में जो आर्टिकल 4 है वो डिफाइन करता है किसको? पार्टनरशिप को। ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या पार्टनरशिप से पहले कोई बिजनेस नहीं होता था? होता था। वो कैसा था? एकल स्वामित्व, जिसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व है। तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि हमने सोल प्रोप्राइटर को छोड़ा और पार्टनरशिप को हमने अडॉप्ट कर लिया? क्या कारण था इसका? तो आपको पता है जो अपना सोल प्रोप्राइटर एकल स्वामित्व व्यवसाय था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन के कारण ही हमने पार्टनरशिप को क्या है चूज करना पड़ा। अब देखते हैं वो लिमिटेशन थी क्या। एक तो आपको पता है जो जो बिजनेस का आकार बढ़ता जाता है ना,
तो हमारे फाइनेंशियल सोर्स है वो कम पड़ते जाते हैं, तो हमें और अधिक फाइनेंशियल सोर्स की आवश्यकता होगी। तो पार्टनरशिप में क्या है, जब पार्टनर है वो एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो ये निश्चित है कि ज्यादा लोग हैं तो उनके सोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो एक तो कैपिटल और ज्यादा मिलने लगी, दूसरी बात डिसीजन मेकिंग पावर, एक अकेला व्यक्ति डिसीजन लेता है और पार्टनर दो से ज्यादा होते हैं तो वो सारे मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो पता है एक से ज्यादा के द्वारा लिया गया डिसीजन है वो बेटर होगा। दूसरा कारण ये था कि हमने सोल प्रोप्राइटर को छोड़ा। तीसरा कारण, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि पार्टनरशिप है उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं और सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन होता है। मान लो बीमार हो गया, किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया, तो उसके बिजनेस के ताला ही लगाना, कोई बिजनेस संभाल थोड़ी देगा, स्टॉप हो गया ना इसमें। लेकिन पार्टनरशिप होगा तो क्या होगा, अगर एक व्यक्ति बाहर गया है दूसरा व्यक्ति उसको संभाल लेगा, ताला नहीं लगाना पड़ेगा, काम चलता रहेगा ना, ठीक है। दूसरी बात कि जब काम करते हैं एक व्यक्ति का, आपको पता है वर्किंग लिमिटेड कैपेसिटी की लिमिट होती है, कितना काम कर लेगा वो। लेकिन जब पार्टनरशिप एक से ज्यादा हो जाएगा तो वर्क का डिवाइडेशन हो जाएगा, इजीली काम कर लेंगे वो। इस प्रकार से कुछ सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन के कारण हमें पार्टनरशिप को चुनना पड़ा, ठीक है। तो एक तो हमें पढ़ा पार्टनरशिप का अर्थ, फिर पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसा क्या कारण रहा कि हमें पार्टनरशिप को चुनना पड़ा, ये दोनों बता दिया। कारण क्या था, सोल प्रोप्राइटर यानी एकल व्यवसाय है, उस एकल व्यवसाय की कुछ लिमिटेशन थी जिसके कारण हमें पार्टनरशिप को चुनना पड़ा। अब आती है पार्टनरशिप यानी साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप, एडवांटेज ऑफ ए पार्टनरशिप। क्या विशेषता है पार्टनरशिप में, सबसे पहले तो नंबर 1, जो व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल होते हैं वो व्यक्ति पार्टनर कहलाते हैं। जो व्यक्ति इस बिजनेस में शामिल है वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। और जो इसमें पहली विशेषता है साझेदारों की संख्या, साझेदारों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप है उसके अंदर साझेदारों की संख्या है वो न्यूनतम, न्यूनतम यानी मिनिमम, मिनिमम पार्टनर 2 होने आवश्यक है। अगर 2 से कम है तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा फिर वो। फिर आता है अधिकतम संख्या, और साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम संख्या है वो वर्तमान में 50 सदस्य है, 50 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होगी और मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हैं 50 पार्टनर्स। तो पहली विशेषता तो ये है पार्टनरशिप की कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नंबर 2, पार्टनरशिप में एक होना चाहिए बिजनेस, बिजनेस यानी व्यवसाय। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, मिलकर कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और सारे लोगों ने उस प्रॉपर्टी पर अपना स्वामित्व ले लिया, तो वो स्वामित्व लेना ही पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका सेल्स और परचेज होना चाहिए, उस सेल्स और परचेज से जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब पार्टनरशिप होगी। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या आवश्यक है, उसमें पार्टनरशिप का कोई बिजनेस भी होना चाहिए।
ठीक है, ये पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं। और एक बात, एक होता है उनके बीच अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी साझेदार जब पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस किस प्रकार से करेंगे, किस व्यक्ति के क्या लायबिलिटीज होंगे, प्रॉफिट है उसका डिवाइडेशन किस रेशियो में होगा, साझेदारों को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किस प्रकार से दिया जाएगा। कहने का मतलब सभी साझेदारों के बीच व्यवसाय करने की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन एक समझौता होगा, और उस कंडीशन को अगर रिटर्न फॉर्म में लिख लिया जाता है तो बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में डीड हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का होना आवश्यक है। तो पार्टनरशिप में क्या क्या विशेषताएं थी, साझेदारों की संख्या न्यूनतम 2 अधिकतम 50, उनके बीच किसी बिजनेस का होना और अनुबंध का होना यानी कॉन्ट्रैक्ट भी उनके बीच होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं हैं पार्टनरशिप की, ठीक है। और एक बात और इसकी विशेषताओं में देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, साझेदार है ना, साझेदारों में कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट एंड एजेंसी का रिलेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एजेंट और एजेंसी का रिलेशन। अब मैं समझाता हूं एजेंट क्या होता है, एजेंसी क्या होती है, ध्यान से देखिए। देखो जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ को समझौता करता है कि ठीक है भाई मेरा माल है, मैं आपको भेजता हूं, आप इस माल को बेचिए और उस माल को बेचने के बदले मैं आपको एक कमीशन दूंगा, लेकिन उस माल पर स्वामित्व आपका नहीं होगा, स्वामित्व मेरा रहेगा, उसका मालिक मैं हूं, बिजनेस मेरा है, बस आपको तो काम क्या करना है, उस काम को, माल को बेचने का काम करना है, और जितना माल बेचोगे उसके बदले में आपको कमीशन दूंगा। तो इस प्रकार का संबंध स्वामी और एजेंट, जिसे अभिकर्ता बोलते हैं हिंदी में, तो स्वामी और अभिकर्ता का संबंध होता है, जिसे एजेंसी भी कह देते हैं स्वामी को। एजेंसी और एजेंट का रिलेशन होता है किसमें, पार्टनरशिप में। अब कैसे होता है देखो, ये 3 पार्टनर है ए बी सी, और तीनों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो पता है कैपिटल लगाया है तो मीन्स सभी मालिक तो है, इसके मालिक है ना, लेकिन उनके बीच समझौता होता है कि ए है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा सेल्समैन है, इसको कह दिया कि बिजनेस में भाई सेल्स करने का काम आप करोगे। तो देखो इन दोनों ने इसको अपॉइंटमेंट किया है, किसके लिए, सेल्स के लिए। तो ये ए है ना, वो बी का एजेंट हो गया, सी का भी एजेंट हो गया, लेकिन ये मालिक भी तो है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए मालिक भी है बिजनेस का और बी और सी का एजेंट भी है, ऐसा रिलेशन होता है। इसी प्रकार बी को कहा भाई आप हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति है जो हमने सेल्स, क्रेडिट सेल्स किया है ना, उसकी रिकवरी के लिए आप जा सकते हो, आप उसको रिकवर कर सकते हो, आपका ये काम होगा। तो ए और बी ने अपॉइंट किया किसको, बी को, तो ये बी क्या हो गया, एजेंट हो गया ए का और सी का, बी दोनों का एजेंट हो गया ना, और बी मालिक भी है, ध्यान रखना। तो एजेंट और एजेंसी का संबंध है। सी से कहा यार तू एक अच्छा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस के लिए हमें गुड्स परचेज करना है, माल खरीद के लाना है ना, वो तू लाएगा, और तुझे पता है कहां अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और कहां सस्ती रेट में मिलता है, तू ला सकता है। तो ए और बी ने अपॉइंट किया किसको, सी को। अब सी एजेंट हो गया किसका, ए का, बी का। तो ध्यान रखना
प्रत्येक पार्टनर है वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं और प्रत्येक पार्टनर स्वामी भी होते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी का एजेंट था, बी भी एजेंट है किसका, ए और सी का, सी भी एजेंट है किसका, ए और बी का। इस प्रकार का रिलेशन होता है किसमें, पार्टनरशिप में, एजेंट और एजेंसी का। तो अभी तक हमने साझेदारी कितनी विशेषताएं पढ़ ली, 4 पढ़ ली। साझेदारों की संख्या, साझेदारों के मध्य व्यवसाय का होना, एक समझौते का होना, और साझेदारों के बीच समझौते के बाद साथ क्या होना चाहिए, उनके बीच एजेंट और एजेंसी का रिलेशन होना चाहिए। अब आता है 5वां पॉइंट, लाभों का विभाजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लाभों का विभाजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, जब साझेदार अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसी समय जो समझौता होता है ना, उस समझौते में कंडीशन रखते हैं कि भी फर्म में हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा। ठीक है, और ये जो शेयर है उसी को कहते हैं हम रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। तो लाभों के विभाजन का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर उस समझौते में लाभ के विभाजन के बारे में कोई सूचना नहीं है तो फिर अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, उसके रूल्स काम आएंगे। उस रूल में क्या है कि सभी पार्टनर में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, किसी को कम ज्यादा नहीं, सब बराबर है, सबने काम किया है, सबने पैसे लगाए हैं, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, लेकिन उनके बीच लाभ विभाजन का एक निश्चित अनुपात होता है। और छठा होता है दायित्व, किसके, साझेदारों के। साझेदारों के दायित्व यानी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अब साझेदारों के दायित्व है। अब दायित्व साझेदारों के हो सकते हैं दो, एक सीमित दायित्व है और एक असीमित दायित्व है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल से, मैं बता देता हूं। साझेदारों में दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक सीमित दायित्व और एक असीमित दायित्व है। लेकिन भारत में असीमित दायित्व, सीमित दायित्व वाली साझेदारी नहीं पाई जाती है, और सीमित दायित्व की साझेदारी वो पाई जाती है कहां पर, इंग्लैंड में। भारत में जो दायित्व होता है वो क्या होता है, सभी साझेदार का असीमित होता है, या किसी एक का असीमित होना जरूरी है, या तो सबका या किसी एक का दायित्व क्या होना जरूरी है, असीमित। अब कहोगे सिर्फ सीमित दायित्व असीमित दायित्व क्या है, समझा देता हूं, देख लीजिए। पार्टनर है ए बी एंड सी, और इसने इन्वेस्ट किया 5 लाख यानी 5 लाख, इसका इन्वेस्टमेंट 7 लाख और इसका इन्वेस्टमेंट 3 लाख। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब मान लो पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो गया, और लॉस बहुत बड़ा लॉस हो गया। इन सबकी टोटल कैपिटल लिख ली जाए तो 15 लाख है। कितनी कैपिटल है, 15 लाख। सपोज करो कि फर्म के लायबिलिटीज इतने ज्यादा है कि वो है 30 लाख। फर्म की लायबिलिटीज कितने हैं, 30 लाख। अब बताओ लायबिलिटीज को पे कैसे किया जाए। अब ये कह देगा कि मैंने तो 5 लाख लगा रखे हैं, मैं तो दे चलता हूं, मेरा कुछ हिस्सा नहीं है। ये कह रहा है मैंने 7 लाख लगा रखी है, तो बाकी जो और लायबिलिटीज रह गया उसको पे कौन करेगा। इसलिए कहा गया है कि भारत में साझेदारी में साझेदारों के दायित्व सीमित नहीं हो सकते, या तो सभी साझेदारों के दायित्व असीमित हो या फिर कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होना अनिवार्य है। अब असीमित दायित्व का मतलब, अगर इस प्रकार के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं तो इसकी कैपिटल तो 5 लाख गई, इसकी कैपिटल 7 लाख गई, इसकी कैपिटल 3 लाख गई। बाकी बचे हुए लायबिलिटीज को पे करने के लिए ये पार्टनर क्या करेंगे,
अपने घर से पैसे लाएंगे, चाहे किसी से लोन लेके लाए, चाहे अपने पर्सनल रिसोर्सेज है ना वहां से लाए, चाहे जमीन बेच के लाए, कहीं से लाए, इन लाइबिलिटीज को पे करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने पार्टनरशिप का अर्थ पढ़ा, पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों हुई ये पढ़ा, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है इन विशेषताओं को पढ़ा। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है थ्योरेटिकल, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं। आपके कोई डाउट्स है तो आप YouTube चैनल है उस पर अपने कमेंट लिखिए, मैं आपके दायित्व है आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।